जी देखिए, औरंगाबाद का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? हमने इतना अच्छा और एक सिटी बनाया है, हमने शेंद्रा 5 स्टार इंडस्ट्री बनाया है, इसके बावजूद भी बड़े उद्योग यहाँ पर आने कतरा रहे हैं। जब इसकी जानकारी हमने हासिल की, पता चला है कि शेंद्रा के अंदर इनके पास जमीन होते हुए भी जमीन नहीं है। तो हम उसकी छानबीन करें तो पता चला कि 2006 के अंदर इन्होंने 110 हेक्टर जमीन जो है वो अजंता इंफ्रा नाम की कंपनी को दिए थे उन्होंने, और उसके अंदर वो एक एसईजेड लेके आने वाले थे, और उस एसईजेड के अंदर उन्होंने ये किया था, अजंता प्रोजेक्ट्स को दिए थे, और उन्होंने करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने वाले हैं, इतने सारे लोगों को रोजगार मिलने वाला है करके। बाद में जब जमीन अलॉट हो गई 100 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो उन्होंने कुछ सालों के बाद कहा कि नहीं, हम एसईजेड नहीं कर रहे हैं, एसईजेड कैंसिल कर रहे हैं करके। तो नियम के हिसाब से वो जमीन एमआईडीसी ने वापस लेना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा नहीं, हमको एक दूसरा प्रोजेक्ट लेके आते हैं। तो उन्होंने दूसरा प्रोजेक्ट लेके आने के लिए तो गवर्नमेंट को लिखा, और वो प्रोजेक्ट उन्होंने उससे सैंक्शन करवा के लिया, और सैंक्शन करवाते वक्त है तो फिर उन्होंने ये किया कि अपना लेटर लिख के दे दिया है कि हम जीएसटी नहीं भरेंगे करके। ऐसा कोई कानून नहीं है। फिर उनको है तो ये सुविधा दी गई कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन फी रहेगी वो 44 करोड़ रुपीस थी। तो उन्होंने कहा कि हम 4 इंस्टॉलमेंट में देंगे, तो बोले 4 इंस्टॉलमेंट में दे दो करके। तो अभी तक उन्होंने है तो सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट दिए है 11 करोड़ रुपये का, अभी तक है तो बाकी का इंस्टॉलमेंट नहीं भरे है। फिर उन्होंने पूरे शहर के अंदर है तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए, और वो होर्डिंग्स के अंदर उन्होंने बताया कि हम है तो कितनी जमीन, ये आप एयरपोर्ट के बाहर निकलिए तो आपको ये होर्डिंग नजर आएंगी, जालना रोड के ऊपर है, बहुत सारे शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर ये होर्डिंग है। और इस होर्डिंग के अंदर लिखा है कि हमने ऑलरेडी 1 मिलियन स्क्वायर फीट जमीन ऑलरेडी बेच चुके हैं। क्या रेट से बेच चुके हैं? तो उन्होंने लिखा है कि प्राइस रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 699, यानी कि 700 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से हम ये प्लॉट बेच रहे हैं। एक प्लॉट कितने का है? तो 4200 स्क्वायर फीट से लेकर 10,000 स्क्वायर फीट तक का। और क्या बताया है कि अप्रूव्ड मास्टर प्लान है 232 एकड़ जमीन का। तो सवाल ये पैदा होता है कि जमीन तो एमआईडीसी की है, तुम इसकी प्लॉटिंग करके बेचने का अधिकार तुमको कैसे मिला? एमआईडीसी को कोई भी आपको जानकारी देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक एग्रीमेंट किया, उस वक्त के जो मंत्री थे सुभाष देसाई साहब, पोटे साहब, एमआईडीसी के सीईओ, चेयरमैन, ये लोगों ने एक एग्रीमेंट किया, और उस एग्रीमेंट के अंदर उन्होंने कहा कि तुमको एमआईडीसी को बताने की जरूरत नहीं है, तुम एक काम करना, तुमको जितने प्लॉट्स बेचना है बेच देना, तुमको एमआईडीसी को कोई इंफॉर्मेशन देने की जरूरत। लेकिन अगर मैंने खरीद लिया एक प्लॉट 5000 स्क्वायर फीट का और मुझे बेचना है आगे चलकर, तो मुझे एमआईडीसी में जाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये कई हजार करोड़ रुपए का ये घोटाला इसके अंदर सामने आ रहा है। दुर्भाग्यवश टोयोटा कंपनी, एथर कंपनी जो 860 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहां पर करने वाली थी, इकोलैंड नाम की कंपनी, उन्होंने कहा कि हमको शेंद्रा के अंदर जमीन दो करके, तो वो दे नहीं सक रहे हैं क्योंकि हमारे पास जमीन तो हमने तो किसी दंगा सेठ को दे के रखे हुए हैं और वो आपकी जमीन बेच रहा है करके। तो ऐसे हालात के अंदर मैं यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है, मैंने ये मुद्दा निकाला हूँ। अब अगर आपके अंदर प्रामाणिकता है और मराठवाड़ा का सही मानों में आप विकास करना चाहते हैं, तो आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप एक पत्र इसके बारे में ईडी को, सीबीआई को लिखिएगा और उनको बताइएगा कि साहब इसकी इंक्वायरी करिएगा करके। तो आप देखिएगा खुले तौर के ऊपर एमआईडीसी के अधिकारी चले जाएंगे, उनके सेक्रेटरी चले जाएंगे, जो मंत्री उस वक्त ये फैसला लिए वो लोग भी अंदर चले जाएंगे करके। तो अगर आपको मराठवाड़ा का विकास चाहिए तो जो 6 मंत्री है उनसे मैं हाथ जोड़कर विनंती कर रहा हूं, अगर तुम्हारे में प्रामाणिकता है तो तुमने इसकी इंक्वायरी करने का पत्र सरकार को भेजे, ईडी को भेजे, सीबीआई को भेजे, वरना मैं साफ तरीके से ये कहूंगा कि जो पैसा सुभाष देसाई और पोटे ने खाया है इसके अंदर, उसका कुछ हिस्सा आपके पास भी आया है, इसीलिए आप खामोश बैठे हैं। और अगर नहीं है तो आपने लिखना चाहिए। सर म्हणजे तेही चित्र स्पष्ट होऊ द्या ना, म्हणजे तेही चित्र स्पष्ट होऊ द्या। देखिए एक बात ईमानदारी से कि 2014ला कोणालाही माहित नाही होतं की इम्तियाज जलील इथे येणार, निवडणूक लढणार आणि ते जिंकणार। 2019 मध्ये अनेक मोठे मोठे दिग्गजांनी सांगितलं होतं की शक्यच नाही या जिल्ह्यामध्ये शिवसेनेला कोणी पाडू शकेल। हे खरी परिस्थिती होती, सगळ्यांना माहित होतं।
तरी सुद्धा नाही, मला तर मी भांडण करून, मी फाईट करून हे तिकीट आणलं होतं. आपल्यालाही माहित असेल त्यावेळी माझ्या पार्टीचे सगळे लोक विरोधात होते की नाही, आपण इथून आपण खासदारकीला निवडून येऊ शकत नाही. आपल्याला माहित असेल लोकसत्ता प्रामाणिकपणे खरं सांगतो असं म्हणाले होते, पण तुम्हाला वाटलं होतं का की मी जर तिकीट मिळालं तर निवडून येऊ शकतो असं वाटलं होतं? नाही, बघा काय आहे की नाही, तसाही आमच्यावर आरोप की भाजप का मदत करणे का, तर त्यावेळी समजा मी पराभव झालं असतं तर आयुष्यभर माझ्यावर हे ठपका लागलं असतं की हे जिंकणारच नाही होते, उगीच उभे राहिले होते. मग एका मुस्लिम लीडरने तर सांगितलं होतं का माझ्या समोर डील झाली होती, असं काय करतो तुम्ही. तर हे असं सांगणारे खूप सारे लोक होते. पण मला प्रामाणिकपणे माहित होतं की नाही, यावेळी आपण जिंकून येणार म्हणजे येणार, म्हणून मग मी माझं सगळं करिअर दावला टाकलं होतं. त्यावेळेस जसं वाटलं होतं की 100% निवडून येणार, यावेळेस काय वाटतं? 200%. त्यावेळी जे आहे ना, माझा विश्वास जे होता ना ते 100% होतं. यावेळी 200% आहे, वाढला. मुंबईला मला नाही, मुंबईच्या बाबतीत मी प्रामाणिकपणे माझा एक हे मत व्यक्त केलं होतं की मुंबई सारख्या इतक्या मोठ्या ठिकाणी आज जे परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, एका काळात मुंबईमध्ये चांगले मुस्लिम लीडर्स होते जे मुस्लिम इश्यूज घेत होते. आता काय झालेलं आहे की अर्धे मुस्लिम लीडर्स जे आहे ना ते इनडायरेक्टली भाजप सोबत गेले. म्हणजे ते डायरेक्टली सांगता येत नाही कारण नाही साहब हम तो इनके साथ गए, अजित दादा के साथ गए, हम तो इनके साथ गए हे करके ते सांगून इनडायरेक्टली भाजप सोबत गेले. आणि अर्धे जे राहिलेले आहे ते उद्धव साहेबकडे गेलेले आहे. मग जेव्हा ते कोणता ते बुलडोझर टाकण्यात आलं होतं मीरा रोडच्या, त्यावेळी कोणीही बोलायला तयार नाही होते. कारण कुणाला, सगळ्यांना माहित होतं की आपण इधर से उद्धव ठाकरे को नाराज नहीं कर सकते, उधर से भाजप वालों को नाराज नहीं कर सकते. तर एक मला असं वाटलं की एक खूप मोठा व्हॅक्यूम झालेला आहे मुंबई सारख्या ठिकाणी. आणि मुंबईची लिडरशिप म्हणजे महाराष्ट्राची लिडरशिप आपण समजू शकेल. पण तिथे आज जी परिस्थिती आहे, मी सांगितलं ओवैसी साहेबांना की साहेब माझी प्रामाणिक इच्छा आहे की मला तिथे जाऊन, आणि हे मी गॅरंटी नाही सांगू शकेल. ज्या प्रकारे मी औरंगाबादच्या बाबतीत तुम्हाला हे सांगतो की मी 200% निवडून येणार, मुंबईच्या बाबतीत मी हे सांगणार नाही होतं. पण मी नक्की एक प्रयत्न करणार होतो, एक कोशिश करके देखना चाह रहे थे हम कि हम वहां पे है तो हम हमारा झंडा गाड़ सकते हैं क्या करके. परवानगी दिली दोन्ही ठिकाणी लढवण्यासाठी? नाही, मी इतकं मोदी सारखं मोठं झालं नाही साहेब. 2 ठिकाणी मी एका ठिकाणी. देखिए हमारा, मैं जैसा बताया हूं कि मुंबई में ओवैसी साहब आने वाले हैं और मुंबई में मीटिंग करके हम डिसाइड करने वाले हैं. मुंबई मंडे तक है तो आपके पास पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि हम नहीं. अभी तो राजेश साहब, अभी सिचुएशन ऐसी है कि जहां पर हमने कभी लड़ने का सोचे नहीं थे कि लोकसभा हम लड़ेंगे करके, वहां की सिचुएशन और परिस्थितियां ऐसी बदल चुकी है कि हम सोच रहे हैं कि क्यों नहीं, वहां पे क्यों नहीं हम लड़ सकते हैं करके. तो ऐसे जितने भी अभी फिलहाल जो यहाँ से कूद रहे हैं, रात में एक पार्टी में रहते, सुबह नींद में से उठे उठे तक पता चलता है कि उन्हें दूसरी पार्टी में चले गया है करके, तो लोग भी है तो बहुत ऊब चुके हैं. ये बात भी है तो आप एक समझ लेना चाहिए कि लोग है तो हर राजनीतिक पार्टी से इतना ऊब चुके हैं. और मुझे इस बात का बहुत डर सता रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर वोटिंग परसेंटेज इस बार सबसे कम रहने वाला है. उसकी वजह यह है कि लोगों को लग रहा है कि यार मैं किस पे भरोसा करूं, किसको वोट डालूं. मैं जिसको डाल रहा है उन्हें पैसा ले रहा है, जाके दूसरी पार्टी के अंदर बैठ जा रहा है. तर काही नीती मूल्य राहिलेली नाही आहे. म्हणून म्हणजे एक हे सरकारवर आणि लोकांवर एक खूप मोठा एक चॅलेंज असणार आहे की आपण वोटिंग पर्सेंटेज कसा वाढवता येईल करके. ठीक है सर. उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सिंपति पाने के लिए मोदी के खिलाफ विशाल जनमत तैयार कर सकते हैं? देखिए अगर मैदान में उतरेंगे, सिंपैथी का नहीं है, मैं तो ये कहूंगा कि जो भी मैदान के अंदर उतरेगा, जो भी है तो मेहनत करेगा. देखिए मैं अगर मेरे बारे में अगर बात करूं, मैं अगर 5 साल अगर लोगों के बीच में रहता नहीं था
आज 5 साल से लगातार मेरे ऑफिस के ऊपर मैं जनता दरबार भराता हूँ डेली। तो मेरे को चिंता नहीं है इस बात की कि यार मैं लोग मेरे को वो पूछेंगे कि साहब तुम तो 5 साल के बाद नजर आ रहे थे हमारे को करके। उसमें अगर जो जमीन के ऊपर रहेगा तो लोग यकीनन है तो उसके जो मुद्दों के ऊपर बात करेंगे तो लोग साथ देंगे उसमें। उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे ने कहा कि हिंदुत्व के मुद्दे पर समझौता नहीं किया, लेकिन उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर इंडिया अलायंस में शामिल हो गए हैं। इसका 2000 चुनाव पर क्या असर होगा? नहीं, आप सिर्फ है तो बाला साहब ठाकरे का नाम क्यों ले रहे हैं कि बाला साहब ने ये बोला था कि हम इनके साथ नहीं जाएंगे करके। कांग्रेस ने हमेशा ये बोली थी कि नहीं हम तो मतलब शिवसेना है तो जातिवादी पार्टी है करके। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने तो हमेशा बोली थी। और इससे बढ़कर क्या चाहिए कि मोदी जी ने खुद देश को बताए थे कि एनसीपी के बारे में नॅचरली करप्ट पार्टी हे मतलब इतकं चांगलं स्लोगन कोणी दिलं देशामध्ये। एनसीपीच्या बाबतीत हे सांगणारे देशाचे व्हेरी क्लीन इमेजचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी सांगितलं होतं की नॅचरली करप्ट पार्टी आहे एनसीपी आणि त्याच्यासोबत गठबंधन केलं ना। म्हणजे आज कोणत्याही पक्ष असू द्या कोणालाही किसी का अंदर भी कोई भी राजनीतिक जो वैल्यूज होने चाहिए वो है नहीं इसमें। बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में चुनावी जीत की संभावना है, मजबूत इसलिए कमजोर महाविकास आघाड़ी की और इंडिया अलायंस कितनी भी चुनौतियां कर रहे हैं। देखिए मैं जैसा ये कहा है हर कोई दावा करेगा कि हम जीत रहे हैं करके। मोदी जी तो 400 के ऊपर चले गए। मैं तो मोदी जी को ये कर रहा हूं कि साहब क्यों 400 पे आप 543 सीट्स के ऊपर आप जीत जाइए और देश के अंदर विपक्ष खत्म ही कर दीजिएगा। ड्राइंग रूम में बैठना मोदी जी अमित शाह साहब और बोलना की आज हमने ये देश का कानून बना दिए है करके। तसंही लोकशाही संपलेली आहे, त्यांची दादागिरी आणि हुकुमशाही देशावर लादण्यात आलेली आहे। बार आपके सामने ही है, इसके लिए आपने मुंबई जाने का फैसला लिया, ऐसी भी चर्चा है सर मतदार। नहीं साहब, अभी देखिए मुझे खतरों से खेलने का शौक है। मैं 2014 में आके खतरों से खेला था, जीत गया। 2019 के अंदर आया जब सारी दुनिया कहती थी कि इम्तियाज तो जीत ही नहीं सकता, मैं खतरों से खेला, जीत गया। अब मुझे ऐसा लगा कि बंबई के अंदर जो मुसलमान लीडर अपने आप को मुसलमानों का वोट लेकर है तो वहां पे नेतागिरी कर रहे हैं और नेतागिरी के नाम के ऊपर पैर दबाने का काम कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं, उन लोगों को चुनौती देने के लिए मैंने सोचा कि चलो मैं आता हूं लड़ने के लिए। लेकिन इसका फैसला जो भी है मेरे शहर की आवाम करेगी और मेरा पार्टी का जो सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी वो साहब करेंगे। तो मंडे के दिन मुंबई के अंदर मीटिंग है, उसके अंदर तय हो जाएगा कि इम्तियाज जलील कहां से लड़ने वाला है। अगर फैसला हो गया मुंबई का आपका तो औरंगाबाद से कोई उम्मीदवार हो सकता है। थोड़ा सा भी मंडे तक इंतजार कर लीजिएगा, उसके अंदर साहब क्या हुक्म देते हैं करके। उसमें अगर उन्होंने हुक्म दे डाले कि जाओ लड़के आओ कहीं से तो भी उसमें आसाम से लड़के आओ तो अपन आसाम चले जाएंगे उसके अंदर और फिर यहाँ के बारे में सोचेंगे कि यहाँ पे किसको देना है करके। अभी एक मरतबा फाइनल हो जाने दीजिएगा, इतना इंतजार किया आप लोगों ने मेरे साथ में 48 घंटे। और साहब ये वंचित को साथ में लेने की बातचीत कुछ हो रही है हमारे वंचित को साथ में लेने की बातचीत कुछ हो रही है। देखिए हमारा तो मकसद यही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अगर किसी का साथ देना है, किसी का साथ लेना है तो हम उसके लिए तैयार। थैंक यू। जो सभा है संस्कृति मंडल पर होने वाली है, क्या कहिए साहब? बीजेपी की किसको होने वाला है? अमित शाह की सभा। बीजेपी जो सभा के लिए ग्राउंड सेलेक्ट कर रही है, ओके, बीजेपी ने जो ग्राउंड सेलेक्ट किया है वो इतना सा ग्राउंड है और अमित शाह जैसा इतना बड़ा उनका 2 नंबर का नेता आ रहा है तो आधा ग्राउंड तो वो बोलेंगे सिक्योरिटी के लिए डी बनाना है, टी बनाना है, पी बनाना है करके तो आधा ग्राउंड साफ कर डालेंगे। इतनी बड़ा जो ग्राउंड है उसके अंदर तो हमारे डॉक्टर कराड़ साहब ही अकेले खड़े हो गए भाषण देने के लिए, तो खचाखच वो ग्राउंड वैसे भी कराड़ साहब को सुनने के लिए भर जाता है करके। और तुम्हारे इतने बड़े नेता के लिए तुम्हें तो इतना सा छोटा सा ग्राउंड ले रहे हैं। अगर अमित शाह को वाकई में अगर सुनाना है कि कितना अच्छा देश के लिए वो काम कर रहे हैं करके तो बड़ा ग्राउंड सेलेक्ट करे और वहां पे उनकी सभा लेकर के। लेकिन उनको मालूम है कि लोग कोई सुनने के लिए आने वाले नहीं है, गाड़ियां लगाना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेगा उसके अंदर। तो सबसे छोटा ग्राउंड जो है औरंगाबाद शहर का वो सांस्कृतिक मंडल है। अपनी नाक कटना नहीं, अपना फलूदा होना नहीं, अपनी इज्जत का फलूदा होना नहीं। अमित शाह साहब धुलाई करके चले जाएंगे, कितना बड़ा ग्राउंड ले लिए और सुनने के लिए इतने सारे लोग आए। तो सबसे बेहतर यह है कि सबसे छोटा ग्राउंड ले लो
और उसके अंदर है तो अपनी सभा करवा लो। सर ये